हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन सेशन कर रहे हैं और कंटिन्यूटी हमने यहाँ पे जो है वीडियोस को कंटिन्यूटी आप सबके बीच में लाते हैं। और फ्रेंड्स यहीं पर जो है हम रीट एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 27 फरवरी को आपका एग्जाम है। और यहीं पे टुडे जो सेशन है वो है स्पेशल CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 और 2। देखो, पेपर 1 और पेपर 2 ओके, दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट प्रिपरेशन है। पार्ट यहाँ पे 29 है। इससे पहले 28 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। जिस फ्रेंड्स ने वॉच नहीं किए हैं, कंटिन्यूटी आप वॉच कर सकते हैं। बाई शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। ऑब्वियसली बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चंस आप सबके सामने हैं। क्वेश्चंस आपको सही से नजर आ रहे होंगे और आज मैंने यहाँ पे हिंदी में ही जो है क्वेश्चंस को रखा हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट हम कल दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को रखेंगे। आज थोड़ा टाइमिंग इतना नहीं था, इसलिए मैंने फर्स्ट में यहाँ पे बस आप ओनली जो है हिंदी में ही टाइप किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रखेंगे। चलो, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है? शारीरिक है, पर्यावरण है, मनोवैज्ञानिक है या फिर ये सभी? ऑल ऑफ दीज। देखो, बेसिक सा क्वेश्चन है। जब हम निरंतर कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, भाई हम जीवन में अपने कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऑब्वियसली ये सिंपल सी बात है यहाँ पे, और वो भी हम लाइफ टाइम तक सीखते रहते हैं, चाहे हम किसी भी अवस्था में किसी भी एज के हैं। और हम जीवन में हर एक तरह से कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो आपका शारीरिक है। देखो, शारीरिक गतिविधि जब आप करते हैं, खेल विधि से सीख रहे हैं। और पर्यावरण, आप अपने इन्वायरमेंट से, बाहरी जो स्वरूप है आप इससे सीख रहे हैं, अपने समाज से सीख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक, आप अपने विद्यालय स्कूल्स एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इन सभी बेसिस के तरह से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो, हम अपने वातावरण में ढलकर अपने समाज में, अपने घर में मम्मी पापा, पेरेंट्स, अदर यहाँ पे जो भी यहाँ पे सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं उनके साथ में, और भैया जो भी यहाँ पे हमारे रिलेशनशिप के होते हैं, या फिर बाहरी जो भी यहाँ पे बंदे होते हैं, सबके साथ में निरंतर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और स्कूल्स में अपने टीचर्स लोगों से, अपने फ्रेंड्स लोगों से, आसपास के पड़ोस के बच्चों से, सबसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और अपनी खेल गतिविधि के थ्रू, अपनी खुद की पर्सनैलिटी से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपनी जो है यहाँ पे फिजिकल से। सो सही आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फिर आपका सेकंड। देखो, ब्लैंक है, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। क्या है? कहाँ पे रहता है व्यक्ति? सूक्ष्म प्रणाली में है, मेसो सिस्टम में है, एक्सो सिस्टम में है, कालक्रम में। सूक्ष्म प्रणाली हम उसे कहते हैं वो निकटतम वातावरण हमारा परिवार है। तो यही है आपका सूक्ष्म प्रणाली। निकटतम वातावरण सबसे पहला हमारा परिवार है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर ये सूक्ष्म प्रणाली हो जाएगा। सबसे पहले हम निकटतम कहाँ पे रहते हैं? अपने परिवार के साथ में तो रहते हैं। अपनी मम्मा पापा से, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से कुछ ना कुछ निरंतर सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे निकटतम वातावरण, सबसे पहला निकटतम जो वातावरण है वो हमारी फैमिली, हमारी मम्मा यही है। लास्ट में फिर 2-2.5 साल के बाद में हम विद्यालय स्कूल्स में जाना स्टार्ट करते हैं, वो भी प्री नर्सरी में। फिर 5 साल के जब हो जाते हैं तब हमारा फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है। लेकिन सबसे पहले जो निकटतम हमारी फैमिली है, परिवार है, निकटतम जो वातावरण है वो है हमारा परिवार। ओके, उसे कहते हैं सूक्ष्म प्रणाली। नेक्स्ट देखो आगे, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे भी ब्लैंक है। ने बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धि का गार्डनर ने, फ्रायड ने, बिने ने, थर्स्टन ने। बहुबुद्धि ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने पहले 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन अभी वर्तमान में इनकी 9 प्रकार की बुद्धि है। और ये यहाँ पे 9 प्रकार की बुद्धि बताते हैं। जो हार्वर्ड गार्डनर ये बहुबुद्धि सिद्धांत क्यों देते हैं? इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत इसलिए दिया है, ये कहते हैं कि हर एक जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड नहीं करता कि उसमें ओनली एक ही बुद्धि होती है। सब में भिन्न डिफरेंट अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। और हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में ही अपना व्यवसाय नहीं चला सकते, अपनी आर्थिक स्थिति को जो है डिपेंड नहीं कर सकते, या फिर हम एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं हो सकते। भले ही अगर हमारी रुचि एजुकेशन में नहीं है तो हम अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, अच्छे यहाँ पे प्लेइंग बन सकते हैं। कुछ भी खेल है, प्ले आपका हॉकी है, क्रिकेटर है, जिम्नास्टिक है, बहुत सारे प्लेइंग होते हैं। या फिर अगर हमारी गाने सिंगिंग में रुचि है, गाना कि हमें भाई सिंगर बनना है, अगर हमारी उस साइड क्या है रुचि है, तो हम उधर भी अपना व्यवसाय
है ना, उधर भी हम क्या अपनी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड हो सकते हैं, उधर भी हम अपना जो है फीचर्स अपने फीचर्स को बना सकते हैं, उधर भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। किसी को डांसर बनना है तो डांसर, और किसी को अगर यहाँ पे चित्रकारी करनी है क्या, अब देखो जो पेंटिंग होती है, चित्रकारी करते हैं एक से एक मस्त वाली, तो वो कलाकार होते हैं, तो उनमें वो बुद्धि है। या फिर किसी को वैज्ञानिक बनना है, जीव जंतु मनुष्य वातावरण घास फूस ये सब, इन सब के बारे में जानना, डिफरेंट अलग अलग, वो वैज्ञानिक होते हैं। जो वैज्ञानिक खोज करते हैं निरंतर, ओके, उन्हें प्राकृतिक नॉलेज होती है। तो सभी अलग अलग यहाँ पे अलग अलग प्रकार के नॉलेज हो सकते हैं। तो यही सारी नॉलेज यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने बताई है 9 प्रकार की, कि एक बंदे में बहुत यहाँ पे नॉलेज होती है अलग अलग, और अलग अलग जो है बेसिस पर और अलग अलग क्षेत्रों पर। ओके, तो यही है बहुबुद्धि का सिद्धांत। चलो नेक्स्ट भी क्वेश्चन मस्त है आपका। RTE एक्ट 2009 के तहत बात करें, निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा है, नियम और शर्तें हैं, मान्यता है, प्राधिकार। देखो, अगर कोई विद्यालय ओपन करता है, मानो कोई प्राइवेट विद्यालय खोला है किसी ने, तो यहाँ पे अगर उसे मान्यता नहीं प्राप्त होगी तो वह विद्यालय को स्थापित नहीं कर पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? मान्यता। भले ही हमने कितनी भी ऊंची बिल्डिंगें बना ली हैं कि हमने विद्यालय खोला है और हम किसी की मान्यता न लें, ओके, हम गवर्नमेंट से नहीं पूछे, उसके बारे में उनके विषय में नहीं जानकारी उन्हें दे, तो हमारे विद्यालय को मान्य नहीं मिलेगी। ओके, और भाई सबसे बेस्ट होता है किस प्रमाण पत्र के बिना? वो है मान्यता प्रमाण पत्र। अगर आपने विद्यालय खोला है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए, अच्छी बात है, बहुत ही बेस्ट बात है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे नज़रिया, तो उसके लिए आपको मान्यता लेनी होगी अपने विद्यालय की। ओके, तभी जाके यहाँ से बच्चों को आप डॉक्यूमेंट्स, जैसे इसने फर्स्ट क्लास कर ली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर लास्ट में जो TCB से देते हैं 8वीं क्लास तक की, और वो जब आप दोगे और वो फिर कहीं और किसी विद्यालय में जाके उसको दिखाएगा, वहाँ पे एडमिशन लेगा। ओके, तो जब आपकी विद्यालय को मान्यता मिली होगी तभी वह आगे प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, तभी वह आगे एडमिशन्स ले पाएगा। ओके, तो सबसे बेस्ट होता है कि भाई देखो, आप कहीं से किसी से पूछो कि विद्यालय अगर किसी ने ओपन किया है तो उसे मान्यता मिलनी बहुत ज़रूरी है। अगर वह मान्यता नहीं लेता है तो फिर विद्यालय भी नहीं है वो उसका। नेक्स्ट, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अधिगम है, अनुभूति है, विचारणा है, फिर प्रेरणा है। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? वो होता है हमारा अधिगम, लर्निंग, सीखना। देखो, एक्सपीरियंस सभी चीज़ें भाई डिपेंड करती है सीखने पर ही, लर्निंग पर ही। हम कुछ ना कुछ फील करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है हमारे, कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ बिहेवियर हमारे यहाँ पे है, तो निरंतर ये आपके किस पर, ये सबसे बेस्ट यहाँ पे जो टारगेट होगा इसका, वो होगा लर्निंग, अधिगम का ही। जब हमारा व्यवहार, हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, सब प्रश्न विचार विमर्श या फिर जो भी है भाई, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका व्यवहार ही होता है, बिहेवियर है। क्या आप फील कर रहे हैं, क्या आप अनुभव कर रहे हैं, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, सभी चीज़ें आपकी अधिगम पर ही डिपेंड है। नेक्स्ट, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? RTE एक्ट जो 2009 है, यह प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है इसका? पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा है, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा है, 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा है? नहीं। माध्यमिक शिक्षा है? नहीं। ये आपकी पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा है, और 6 से 14 वर्ष के आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से देना, यह है इनका दायित्व है गवर्नमेंट का। ओके, तो RTE जो एक्ट 2009 है, इसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक जो शिक्षा आप विद्यालय में यहाँ पे लेंगे, जो प्राइमरी यहाँ पे स्कूल्स होंगे, वह बिल्कुल आपको फ्री मुफ्त में दिए जाएगी।
हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड में कहीं पर भी पढ़ेंगे तो भैया वो तो आपसे पैसे हटेंगे, पैसे वो तो लेंगे कि हमें तो फीस चाहिए, 2000 दो, 3000 दो, 10,000 दो, 15,000 दो, जितनी भी उनकी बनती है। लेकिन जो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल होंगे, जो आपके सरकारी स्कूल होंगे, उसमें पहली से और 8वीं क्लास तक के बच्चों की यहाँ पे शिक्षा बिल्कुल मुफ्त में होगी। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क बिल्कुल शिक्षा है 8वीं क्लास तक के लिए। और जो दिव्यांग है उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक के लिए है, ये भी याद रखना है। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विज्ञान है, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन है, जीवामिति है, या फिर ये सभी है? आनुवांशिकता हेरेडिटी तंत्र के अंतर के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? देखो, अगर ये जो वैज्ञानिक होते हैं आपके और यह कुछ जानना चाहते हैं तो यह किस तरह के जानवरों पर ये अपने प्रयोग प्रजनन कर सकते हैं, जीवमिति, कोशिका विज्ञान, ये सभी हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं ना कि भाई कौन किस तरह सांस लेता है, कौन कहाँ से लेता है, कौन क्या खाता है, क्या पीता है, ये सभी पहले जो वैज्ञानिक होते हैं जानते हैं ये, और फिर तभी तो इन्हें पता चलता है, या फिर बिना बस इनको देख कर इन्हें पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसे नहीं, ऐसे यूँ वो। ओके, तो यही कह रहे हैं उनकी हेरेडिटी तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आरटी एक्ट जो 2009 है, शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटों का काम करने का निर्देश देता है? 45 घंटे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है, आने की संभावना है बहुत। ओके, 1 वीक यहाँ पे आपका जो शिक्षा दी जाती है, तो इसमें जो टीचर्स होते हैं, टीचर इंडिकेट करो, टीचर्स 1 सप्ताह तक 45 घंटे तक वर्क करते हैं टीचर्स लोग। ओके, प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? 45 घंटे है आरटी एक्ट। आरटी एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में आरटी एक्ट लागू होता है। चलो भाई आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? देखो, कौन सा जैविक निर्धारक नहीं है? व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, तंत्रिका तंत्र है, दैहिक संरचना है, वाहिनीहीन है, और स्थितिजन्य संरचना है। तो व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है, वो है स्थितिजन्य संरचना। ओके, चलो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन आप सबके सामने है और ये भी बहुत बेसिक सा मस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? आनुवांशिकता का, हेरिडिटी का सामान्य नियम नहीं है। प्रगति है, प्रतीपगमन है, रूपांतर है, जैसे पैदा होता है। तो आनुवांशिकता हेरिडिटी ये है, आपके पेरेंट्स से आप सबको मिलते हैं। भाई एक बालक का जब बर्थ होता है तो उनके पेरेंट्स के जीन्स आनुवांशिकता हेरिडिटी वो बिल्कुल डिपेंड करते हैं, उन पर निर्भर करते हैं। तो इसके लिए जो है इनमें से सामान्य नियम कौन सा नहीं है? देखो, प्रतीपगमन ये भी है, रूपांतर भी है, कैसे जो है कैसे चेंजमेंट, कितने जो है इशूज़ और क्या क्या यहाँ पे होते हैं कि भाई एक बालक जो है 9 माह तक माँ के गर्भ में रहता है, कैसे उसका डेवलप होता है, कैसे उसका रूपांतर होता है। पहले भ्रूण होता है, फिर धीरे धीरे जो है शरीर का विकास होता है, फिर सारी बॉडी का विकास होता है, और फिर जैसे पैदा होता है ये सारी चीज़ें। लेकिन प्रगति का मीन्स होता है कि आप निरंतर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ओके, वह होता है कि जब आप एक्टिव होकर कार्य कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपकी हेरिडिटी में, ठीक है, यहाँ पर ये इसका पार्ट्स नहीं है। चलो नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में इनमें से कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, आधार सामग्री एकत्र करना, संशोधन, शोध, निष्कर्ष है, फिर गतिशील दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में इनमें से कौन सा एक कदम नहीं है? देखो, जब वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं यानी कि यहाँ पर खोजबीन करते हैं या फिर कुछ भी उन्हें करना है, तो उसकी एक अवधारणा, एक समस्या तो उत्पन्न होती है। अगर यहाँ पे एक आपका साइंटिस्ट है और वो कुछ ना कुछ खोज करना चाहता है या फिर किसी विषय में जानना चाहता है, तो उसे बड़ी समस्या भी आएगी। ऐसा नहीं कि हाँ वो एक ही बारी में एक्सपेरिमेंट करेगा और वो उसे जो है हल मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखो, अगर हमें मिसाइल भेजना होता है, जैसा कि जो है आपके आंध्र प्रदेश से जो कि मिसाइल भेजते रहते हैं, या फिर जो भी हमें कुछ भी यहाँ पे जो है
जैसे अभी आपका जो है बैग यहाँ पे चांद पे भेजा गया था, तो वो पहली बार में असफल हो गया था, फिर सेकंड बार आपका सफल हुआ था। ओके, तो यही बात है, इनमें समस्या भी उत्पन्न होती है। आधार सामग्री, भाई एक तो बहुत सारी सामग्री एक तो करनी होती है, कैसे कैसे इन पे एक्सपेरिमेंट होगा, क्या क्या खोजबीन होगी, कैसे होगी क्या नहीं होगी, कैसे कहाँ से करेंगे, क्या क्या हमें सामग्री चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारी चीज़ें ही डिपेंड करती है। संशोधन शोध निष्कर्ष निकलता है, पूरी एक टीम होती है, वह वर्क करते हैं आपकी। लेकिन गतिशील दृष्टिकोण यह है आपका वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में एक कदम नहीं है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, परीक्षण की ब्लैंक का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, वैधता है, फिर इनमें से कोई नहीं। परीक्षण की यहाँ पे होगा विश्वसनीयता का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति, यानी कि दो भिन्न अवसर पर एक ही परीक्षण पर, दो भिन्न अवसर है, एक ही एजेटिक आंसर है। दो भिन्न अवसर है, एक ही एजेटिक परीक्षण यहाँ पर है, तो उस पर किसी व्यक्ति द्वारा लब्धांकों की संगति से होगा विश्वसनीयता। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 2009, 5, 12, 10। बताओ, ये तो बहुत ही लड्डू बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। इस जो है सेशन का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये है आपका इस सेशन का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। और बच्चों को मुफ्त बिल्कुल फ्री में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? 2009 RTE एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। जितने भी विकलांग बालक हैं उन सबको यहाँ पर 6 से 18 वर्ष के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। यह क्या है? एक टारगेट है गवर्नमेंट का। ये टारगेट ओनली गवर्नमेंट का है। अगर आप CBSE वगैरह में पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको ये जो है सुविधाएं नहीं मिलेगी। वहाँ पर तो आपको पैसे भरने होंगे भैया। वहाँ पर क्या आपको पैसे भरने होंगे? अगर आप प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप पढ़ते हैं तभी आपको यह सुविधाएं मिलेगी। अगर आप नहीं पढ़ते तो नहीं मिलेगी आपको। ओके, तो बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 9। ठीक है, सॉरी 2009 यहाँ पे। आगे देखो, देखो क्वेश्चन 14 है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है, अधिक व्यवसायिक कौशल सीखें, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें या फिर लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे विक्षिप्त लोग, कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं, तो उनके लिए एक टीचर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? उनके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या बेस्ट हो सकता है? लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताए नहीं होगा, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सक्षम है कि नहीं है, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें नहीं, बल्कि अधिक व्यवसायिक कौशल सीखें। देखो, विक्षिप्त लोग वह होते हैं जो कि मानसिक रूप से थोड़ा विचलित होते हैं। क्या होते हैं? मानसिक रूप से थोड़ा विचलित है, थोड़ा डाउन तरीके से सीखते हैं चीज़ों को। तो इस माध्यम से टीचर्स को कैसे हैंडल करना है इस तरह के बच्चों को? देखो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ही सक्षम बनाए, सिर्फ और सिर्फ यही बेस नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अधिक व्यवसायिक कौशल सीखे, हाँ ये बेस्ट होगा। हमें उन बच्चों का भी बेस्ट यहाँ पे जो है डेवलप करना है, सर्वांगीण विकास करना है, और हर एक क्षेत्र का यहाँ पर। ओके, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है, प्रेक्षणात्मक अधिगम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, सामाजिक अधिगम है, शास्त्रीय अनुबंधन है। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना क्या है? यह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। देखो, सीखना दो तरह से होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर हम नहीं सीखते हैं तो थोड़ा टीचर्स को दंड, इस चीज़ का भी यूज़ करना होता है। दंड भी हमारे लिए ये नहीं कि ये देखो ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई बच्चे को मार ही दो आप, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दंड वह भी होता है जिसमें थोड़ा आपको डांटना है, थोड़ा आपको बच्चे को डराना है हल्का फुल्का, जिससे कि बच्चा थोड़ा ये सोचे कि हाँ भाई पढ़ ले,
और समझाए कि भाई पढ़ लेगा तो तेरा फ्यूचर बन जाएगा। ऐसे अच्छी अच्छी बातें बताना है। ये नहीं कि दंड में बस हमने उसको बिल्कुल पिटाई इतनी कर दी उसकी कि बढ़िया, ओके, ऐसा नहीं करना है। दंड वो नहीं है, नॉर्मली रखना है। तो पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्रिया एक्टिविटीज करके सीखते हैं। अगर कोई बच्चा सीखने की प्रकृति को अग्रसर नहीं है तो हम थोड़ा उसे यहाँ पे डांटने के भी इच्छुक है, बिल्कुल है। टीचर्स को इतना भी यहाँ पर जो है हक है कि वह बच्चे को डांटे और गलत राह से भी बचाए, सही राह दिखाए। और अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो भी डांटने का पूर्ण यहाँ पर हक होगा। ओके, सो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे इतने क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो तब भी टीचर्स को थोड़ा दंड वंड इस तरह का भाई जो है फॉर्मूला अपनाना होता है, तभी तो जाके उनका आगे अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर वो बच्चे बिगड़ जाते हैं और सही से सीखते नहीं है। तो भाई दंड भी देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये क्लास मेरी ही है, ये हिंदी की है, गद्यांश पद्यांश 30 पार्ट्स कंप्लीट, बहुत ही बेस्ट है, देख सकते हैं, मस्त एकदम। लास्ट में ये एक क्वेरी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की, कमेंट्स की। सेशन अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यूटी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सबकी मर्जी है भाई, आप सबका मन है। तो फ्रेंड्स यहीं पे 2 वर्ड्स कहूँगी, वो ये हैं कि अगर वीडियो में मैंने कुछ भी गलत आपको बताया है या फिर कोई गलत वर्ड्स यूज किया तो बिल्कुल मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी आने वाले इन फ्यूचर भविष्य के भावी शिक्षक हैं और आप सभी यहाँ पे हमारे देश का, स्टेट का, राजस्थान राज्य का नाम रोशन करेंगे, बच्चों को उज्जवल करेंगे, बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे। तो भैया यहीं पर ओके हम सब आपको ही नमन करते हैं। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।